मनपसंद टॉय। मुक्ता और वाणी दोनों साथ में बैठकर मटर छील रही होती है। कितना अच्छा लगता है जब तुम दोनों को एक साथ देखती हो। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे ऐसा लगता है काश मुझे भी ससुराल में इतना ही प्यार मिला होता। मैं तो ससुराल में अपनों का प्यार पाने के लिए तरस कर रह गई। उम्मीद प्यार की थी और मिली सिर्फ परेशानियां। क्यों मम्मी जी, आपको ससुराल में किसने परेशान किया? पापा जी ने? अरे नहीं, तेरे पापा जी तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन तेरी बुआ जो अब कानपुर में रहती है, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी। उसने मुझे खून के आंसू रुला दिए। न जाने मुझसे किस जन्म का बदला लिया। अमृता की आंख में आंसू आ जाते हैं। वाणी अमृता के आंसू पोंछती है। बस मम्मी जी बस, अब हम है ना आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। लेकिन मम्मी जी एक बात पूछनी थी। पूछो, जो भी पूछना है पूछ लो, मैं आज तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगी। मम्मी जी, आखिर कानपुर वाली बुआ जी को आपसे प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने आपके साथ क्या किया था? अरे न जाने उसे मुझसे कौन सी दुश्मनी थी, ये तो मैं भी नहीं समझ पाई। लेकिन मैं जितना उसे मान सम्मान देती, उसकी हर जरूरतों का ख्याल रखती, उतना ही वो मुझसे नफरत करती थी। माँ जी से मेरी झूठी झूठी शिकायतें लगाती और मुझे डांट सुनवाती। कोई ना मम्मी जी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप टीवी देखो। मुक्ता टीवी ऑन कर देती है। अमृता सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर में वाणी उसे लाकर चाय देती है। ये लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। वाणी बहू, जब से तुम दोनों इस घर में आई हो ना, मुझे बनी बनाई चाय मिलने लगी है। वरना शादी के बाद जब मैं ससुराल आई थी, तब ना मुझे टीवी देखने की इजाजत थी, ना तसल्ली से बैठकर चाय पीने की। क्यों मम्मी जी, कि ससुराल में इतनी रोक टोक थी? तेरे सास ससुर ने मुझ पर कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई, लेकिन तेरे कानपुर वाली बुआ अगर मुझे एक मिनट भी चैन से बैठी हुई देख लेना, तो फौरन कोई ना कोई काम लेकर मेरे पास चली आती थी। भाभी मेरे कपड़े में प्रेस कर दो, भाभी खाली बैठी तो जरा मेरे लिए चाय बना दो, भाभी ये भाभी वो। उसकी सारी फरमाइशें भी पूरी करती थी, लेकिन उसके बाद भी वो मेरी शिकायतें लगाती थी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, माँ जी से कह दिया मैंने जानबूझकर उसके कपड़े जला दिए। और फिर जो माँ जी ने मेरी क्लास लगाई, पूछो मत। मम्मी जी, अब आप पिछली बातें भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। आप चाय पियो। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं बहू, रहने दे। नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए भेलपूरी बनाकर लाती हूँ, कुछ चटपटा खाकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। वाणी रसोई में जाती है और फटाफट से भेलपूरी बनाकर लाती है और अमृता को देती है। इसी तरह एक दिन दोनों बहुएं रसोई में बातें कर रही थी। मुक्ता भाभी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा। हाँ, आज तो मेरा भी खाना बनाने का दिल नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बस बेड पर पड़ी रहूं और कोई चाय लाकर वहीं दे दे। तभी वहां अमृता आती है। कोई बात नहीं, तुम दोनों आराम करो, आज खाना मैं बना लेती हूँ। मम्मी जी, आप हमारे होते हुए आप खाना बनाएंगी, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे कोई ना, इतने सालों तक खाना बनाया है, आज फिर बना लूंगी। तुम दोनों बहुत खुश नसीब हो कि तुम दोनों को ऐसी सास मिली है, वरना मेरी तो तबीयत भी खराब होती थी ना, तो तेरे कानपुर वाली बुआ मुझे आराम नहीं करने देती थी। खुद तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ जाऊं ना, तो माँ जी से कहती ये तो नाटक कर रही है, इसे कुछ नहीं हुआ। और फिर मुझे बीमारी की हालत में भी काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि मैं जब रसोई में खाना बनाती थी, तो तेरे कानपुर वाली बुआ वही मेरे सर पर खड़ी रहती थी। अमृता की बातें सुनकर मुक्ता और वाणी को गुस्सा आ जाता है। कानपुर वाली बुआ ने तो बड़ी अजीब बातें की है। बोले ऐसा कौन करता है? उनके पास आपको परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं था क्या? अरे काम तो बहुत था, लेकिन वो करे तब ना, घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। उस समय वो कॉलेज में पढ़ती थी, रोज मेरे कपड़े पहनकर कॉलेज जाया करती थी। मैं अगर बाजार से नए कपड़े लेकर आती तो मुझसे पहले वो उसे पहनती। उसके रहते हुए मैं कभी नए कपड़े नहीं पहन पाई। बुआ है या दुश्मन? पापा जी उन्हें कुछ नहीं कहते थे? वो तेरे पापा जी की लाडली बहन थी, उसे कुछ नहीं कहते थे। ऐसी भी क्या लाडली बहन? उन्होंने आप पर इतने जुल्म किए, पापा जी को कभी दिखाई नहीं पड़ा? मम्मी जी, आप चिंता मत करो, वक्त सबका बदलता है। उन्होंने आपके साथ जो किया है वो उनके पास लौट कर जरूर आएगा। दोनों बहुएं अमृता को दिलासा देती है और हर पल उसे खुश रखने की कोशिश करती है। इसी तरह एक दिन घर में वाणी पोछा लगा रही थी, तभी अमृता अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। मम्मी जी, आप अभी अपने कमरे में ही बैठिए, पोछा सूख जाए ना तब मैं आपको बता दूंगी। गीले पोछे पर आपका पैर फिसल गया तो आपको चोट लग जाएगी। तू ही इतनी फिक्र कर रही है। शादी के बाद मुझे फर्श पर गिरे तेल पर चलने के लिए मजबूर किया गया। मैं ऐसा गिरी कि तब की लगी चोट आज तक दर्द देती है। मम्मी जी, आपको फर्श पर गिरे तेल पर चलने के लिए किसने मजबूर किया? तेल पर तो कोई भी फिसल जाएगा। और कौन करेगा, एक ही तो थी, तेरे कानपुर वाली बुआ। एक दिन वो अपने बालों में तेल लगा रही थी, मुझे आता हुआ देखा तो झट से तेल की शीशी फर्श पर लुढ़का दी।
जिस पर मेरा पैर पड़ गया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। ऐसी चोट लगी थी, आज भी सोचकर ना उफ निकल जाती है। वाणी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मुक्ता भी वहीं होती है। मम्मी जी, अब आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों आपका इतना ख्याल रखेंगे कि आप पिछले सारे दुख भूल जाएंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। मुक्ता अमृता को उसके कमरे में लेकर आती है और उसकी सेवा करती है। दोनों बहुएं एक दूसरे से कहती है, मुक्ता भाभी, मम्मी जी के साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ वाणी, कानपुर वाली बुआ की हरकतें सुनकर ना मेरा खून खौल रहा है। भला ऐसा कौन करता है? ननद है या दुश्मन? कभी हमारे पाले पड़ जाए तो हम भी उन्हें बता देंगे किसी को परेशान करने का क्या अंजाम हो सकता है। उन्होंने हमारी मम्मी जी के साथ जो किया ना, उसका बदला तो हम लेकर आएंगे। मजा तो हम उन्हें चखाएंगे। उन्हें बता देंगे कि मम्मी जी को परेशान करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। दोनों बहुएं ठान लेती है कि वे कानपुर वाली बुआ से अपनी सास का बदला लेकर आएंगी। बस एक बार बुआ जी कहीं मिल जाए। धीरे धीरे दिन गुजर रहे होते हैं। अमृता आए दिन अपनी दोनों बहुओं को कानपुर वाली बुआ के कारनामे सुनाया करती। एक दिन, अरे अमृता, कहाँ हो भाई? अमृता अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। क्या बात है जी, बड़े खुश लग रहा है। अरे बात ही खुशी की है, अपना जीतू है ना, उसे बेटी हुई है। कौन, वो बरेली वाली दीदी का बेटा जितेंद्र है? हाँ भाई, वो बाप बन गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। बरेली वाली दीदी आज जिंदा होती तो कितनी खुश होती। वही ना, आज ना तो दीदी है ना जीजा जी, उनका इकलौता बेटा बाप बन गया है। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर वो अकेला है। अकेला क्यों है? मैं जाऊंगी उसके पास। तुम बरेली जाओगी? हाँ, मैं बरेली जाऊंगी। बेचारी खनक बहू अकेले बच्चे को कैसे संभालेगी। मैं जाकर कुछ दिन वहीं रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ। दरअसल बरेली में तारक की मौसेरी बहन गायत्री रहती थी। जितेंद्र गायत्री का इकलौता बेटा था। गायत्री और उसके पति महेंद्र दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए अमृता इस खुशी के मौके पर बरेली जाने की इच्छा जताती है। तारक उसका टिकट करवा देता है। अमृता, मैंने तुम्हारा बरेली का टिकट करवा दिया है। कल शाम की ट्रेन है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन तुम तो जानती हो अभी मेरी आंखों का चेकअप होना बाकी है। डॉक्टर ने मुझे परसों बुलाया है। अरे कोई नहीं, आप अपना चेकअप करवा लो, मैं अकेली चली जाऊंगी। दूसरे दिन अमृता शाम की ट्रेन से बरेली के लिए निकल जाती है। इधर अमृता के जाते ही अक्षय के पास किसी का फोन आता है। हाँ, मम्मी घर पर नहीं है, क्या हुआ? अरे पर हम सब तो है ना, आप कल ही आ जाओ, यहाँ आपका चेकअप अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। थोड़ी देर बात करके अक्षय फोन रख देता है और मुक्ता से कहता है, मुक्ता, कानपुर से हमारी। कानपुर का नाम सुनते ही मुक्ता के कान खड़े हो जाते हैं। वो अक्षय की पूरी बात भी नहीं सुनती और बीच में ही बोल पड़ती है, कानपुर से? आने दो उन्हें, मैं और वाणी है ना, हम सब संभालेंगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अक्षय, हमारे होते हुए आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कह दिया ना, हम सब देख लेंगे। ठीक है भाई, मुक्ता वाणी को बताती है। कानपुर में तो वही बुआ जी रहती है ना, जिन्होंने हमारी मां समान सास को खून के आंसू रुलाए हैं। हाँ, कानपुर से वही वाली बुआ जी आ रही हैं। अब वक्त आ गया है, मम्मी जी के एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ रहा है, अब जैसे को तैसा होगा। हम भी उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने हमारी मम्मी जी के साथ किया था। उन्होंने फर्श पर तेल गिराकर हमारी मम्मी जी को गिराया था ना, अब देखना भाभी, हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुक्ता और वाणी कानपुर वाली बुआ को सबक सिखाने के लिए अपनी अपनी कमर कस लेती है। अगले दिन सुबह दिन के 10 बजे घर की घंटी बजती है। मुक्ता और वाणी दरवाजा खोलने जाती है। मुक्ता भाभी, कानपुर वाली बुआ होंगी, 1 मिनट रुको। वाणी दरवाजे पर तेल गिरा देती है, जिसके बाद मुक्ता धीरे से दरवाजा खोलकर खुद पीछे हट जाती है और जैसे ही शालिनी घर के अंदर पैर रखती है, उसका पैर फर्श पर गिरे तेल पर पड़ता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। शालिनी दर्द के मारे जोर से चिल्लाती है, आए हाय, मेरी कमर टूट गई, हाय। अरे रे, क्या हो गया? सॉरी, गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए, न जाने कैसे यहाँ तेल गिर गया। कोई ना बहू, कोई ना, मैं ठीक हूँ। आपको बहुत चोट लगी होगी ना, चलिए मैं आपके पैर में दवा मालिश कर देती हूँ। वाणी शालिनी को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसके पैर में दवा मालिश करने लगती है और चुपके से मुक्ता को आंख से इशारा करती है। मुक्ता रसोई में जाती है, जहाँ वो बुआ जी के पैर की सिकाई के लिए पानी गर्म करती है, जो कि कुछ ज्यादा ही गर्म था। बेहद गर्म पानी लेकर वो कमरे में जाती है। बुआ जी लाइए, मैं आपके पैर में गर्म पानी से सिकाई कर देती हूँ, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा, लाइए। मुक्ता हॉट वाटर बैग में बेहद गर्म पानी भरकर लाती है और शालिनी के पैर पर रख देती है, जिससे शालिनी का पैर जल जाता है और वो एक बार फिर जोर से चिल्लाती है,
आए हाय राम, जल गया बहू, मेरा पैर जल गया। मुक्ता जल्दी से हॉट वाटर बैग हटा लेती है। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, न जाने क्यों आज हमसे गलती पर गलतियां हो रही है। कोई ना बहू, कोई ना, गलती तो इंसान से ही होती है। शालिनी का कोई ना अब तेज हो जाता है। शालिनी को नहीं पता था कि उसके साथ ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, अमृता का बदला लेने के लिए। इधर तारक सब देख रहा होता है, लेकिन वो मुक्ता और वाणी को कुछ नहीं बताता। अच्छा, तो ये सब मेरी बहन के साथ होने वाला था। कोई ना, मेरी बहन बच गई, शालिनी को झेलने दो। मेरी बहन को परेशान करने चले थे, यहाँ तो दाव उल्टा पड़ रहा है। इधर मुक्ता और वाणी अपने मिशन पर लगे थे, वहीं कानपुर वाली बुआ जी से बदला लेने का मिशन। पैर में चोट और जलन के मारे शालिनी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वाणी शालिनी को नाश्ते के लिए बुलाने आती है। बहू, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। आइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। वाणी शालिनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आती है, जहाँ टेबल पर नाश्ता लगा था। आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं। जैसे ही शालिनी आलू के पराठे खाना शुरू करती है, हाय पानी पानी। अरे क्या हुआ आपको? मिर्ची, पराठे में बहुत मिर्ची है। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, लगता है पराठे में मिर्च ज्यादा पड़ गई है। कोई ना बहू, कोई ना, कोई ना। शालिनी का कोई ना अब और तेज हो गया था। लीजिए लीजिए, पानी पी लीजिए। शालिनी एक गिलास पानी पी लेती है, लेकिन मिर्ची की जलन अभी भी बरकरार होती है। बहू, एक गिलास और पानी। वाणी शालिनी को एक गिलास पानी लाकर देती है। शालिनी एक सांस में सारा पानी पी जाती है। मैंने आपके लिए दूसरा पराठा बना दिया है, आप दूसरा पराठा खा लीजिए। बहू, मेरा तो पानी से ही पेट भर गया, अब मुझसे पराठे नहीं खाए जाएंगे, मैं बाद में खा लूंगी, तू मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दे। वाणी शालिनी को लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगती है और मुक्ता की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा देती है। दरअसल मुक्ता और वाणी ने प्लान के मुताबिक बदला लेने के लिए शालिनी के पराठे में आलू की जगह मिर्च डाला होता है। हरी और लाल दोनों मिर्च डालकर शालिनी के लिए पराठे बनाए गए थे, जिसे खाने के बाद शालिनी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये तो अभी शुरुआत थी, शालिनी को तो पता भी नहीं था कि आगे आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरे दिन शालिनी डॉक्टर के पास जाने की बात करती है। अरे तू अकेली क्यों जाएगी? मैं अक्षय से कह देता हूँ, वो तुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। मुक्ता ये बातें सुन लेती है। पापा जी, इन्हें डॉक्टर के पास मैं लेकर जाती हूँ ना, घर के सारे काम तो हो ही गए हैं, मैं भी खाली बैठी हूँ। अक्षय तो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर उधर से उन्हें अकेले ही घर वापस आना पड़ेगा। मैं साथ रहूंगी तो इन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। ठीक है बहू, वैसा कर ले, तू ही चली जा शालिनी के साथ। बस फिर क्या था, मुक्ता तो एक और मौके की तलाश में थी। अपनी सास के आंसुओं का बदला लेने के लिए वो एक और प्लान बनाती है। वो शालिनी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। दरअसल बहुत दिनों से शालिनी के कान में दर्द रहने लगा था, उसी का इलाज कराने वो यहाँ आई थी। अब जब मुक्ता शालिनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, आप डॉक्टर के पास बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू। शालिनी डॉक्टर के पास बैठी होती है। इधर मुक्ता मूवी देखने हॉल में चली जाती है। डॉक्टर शालिनी का चेकअप कर लेता है। मुक्ता बहू कहाँ चली गई? थोड़ी देर बोल कर गई थी, 1 घंटा हो गया। हमारी मुक्ता तो थी भाई सिनेमा हॉल में, थोड़ा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी ले आती हूँ, तभी तो मूवी देखने का मजा आएगा। मुक्ता आराम से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ मूवी का मजा ले रही थी। इधर 1.5 घंटे बीत जाने के बाद मुक्ता जब लौट कर नहीं आती तो शालिनी खुद ही घर जाने के लिए क्लिनिक से बाहर आती है। ऑटो, ऑटो। जी आंटी जी, कहाँ जाना है? भैया, कैलाश कॉलोनी चलोगे? चलूंगा आंटी जी, लेकिन 300 रुपये लगेंगे। कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं तो 150 रुपये में आई थी। तो उसी ऑटो में वापस चली जाओ। अरे भैया, वो तो हमें छोड़कर चला गया, तुम 200 ले लो बस। 250 देना है तो बैठो। ठीक है भाई, तेरी बात ही सही, अब मुझे घर पहुंचा दे। ऑटो वाला शालिनी को गलत जगह पहुंचा देता है। लीजिए, आ गया पलाश कॉलोनी। शालिनी इधर उधर अपनी नजरें घुमाती है, उसे कहीं भी अपना घर नजर नहीं आता। ये तुम मुझे कहाँ ले आए भैया? अपने पलाश कॉलोनी कहा था, यही तो है। अरे भैया, मैंने कैलाश कॉलोनी चलने को कहा था। अरे तो साफ साफ बोलना चाहिए ना आंटी जी, आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। कैलाश कॉलोनी तो यहाँ से दूर है, आपको 250 रुपये और देने पड़ेंगे। मैं पैसे दे दूंगी, बस तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। ऑटो वाला शालिनी को कैलाश कॉलोनी पहुंचा देता है। शालिनी जहाँ 150 रुपये में घर पहुंचने वाली थी, वहां उसे 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 1 घंटा तो ऑटो में ही लग गया, ये मुक्ता बहू न जाने कहाँ रह गई। शालिनी घर पहुंचती है। थोड़ी देर के बाद मूवी खत्म होती है और मुक्ता भी घर आ जाती है।
अब कहाँ रह गई थी? मैंने आपको क्लिनिक पर रहने के लिए बोला था ना, मैं वहां पहुंची तो आप वहां थी नहीं। बहू मैंने काफी देर तेरा इंतजार किया, तू आई नहीं तो मैं ऑटो करके घर आ गई, लेकिन ऑटो वाले ने भी मुझे गलत जगह पहुंचा दिया। हम 150 रुपये में क्लिनिक पहुंचे थे और घर आने में मेरे पूरे 500 रुपये लग गए। सारी बातें वाणी और तारक सुन रहे होते हैं। वाणी तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और तारक ये सोचकर खुश होता है कि अच्छा हुआ कानपुर से मेरी बहन नहीं आई, नहीं तो ये सब उसके साथ होता। इसी तरह एक दिन वाणी वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े धो रही थी। उस पे शालिनी के भी कपड़े होते हैं। ये सूट तो बुआ जी की है। उन्होंने मम्मी जी पर कपड़े जलाने का झूठा आरोप लगाया था ना, आज मैं सच में उनके कपड़े जलाऊंगी। कपड़े धोने के बाद वो कपड़े सुखाने के लिए रख देती है और जब कपड़े सूख जाते हैं तो वाणी शालिनी के सूट को प्रेस करने लगती है और जानबूझकर उसे जला देती है। शालिनी जब अपना वो सूट पहनती है, हाय ये कैसे जल गया, ये तो मेरा फेवरेट सूट था। क्या हुआ बुआ जी? अरे देख ना बहू, ये मेरा सूट जल गया। बड़े शौक से मैंने ये सूट अमृतसर से मंगवाया था। अरे मुझसे जल गया, सॉरी मुझसे गलती हो गई। कोई ना बहू कोई ना। शालिनी का कोई ना अब और तेज हो जाता है क्योंकि अब वो बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। ठीक उसी समय अमृता बरेली से वापस आती है। अरे शालिनी बहन तू कब आई और तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? जला हुआ सूट क्यों पहना है? तेरे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही है? मेरे पैर में भी चोट लगी है। शालिनी अमृता को अपने पैर में लगी चोट और मुंह के छाले भी दिखाती है। अरे ये सब कैसे हो गया? मेरी बहन की ऐसी हालत किसने कर दी? वाणी और मुक्ता अमृता के मुंह से शालिनी के लिए बहन सुनकर हैरान रह जाती है। बहन? लेकिन मम्मी जी ये तो कानपुर वाली बुआ जी है ना, जिनके बारे में आपने हमें बताया था। हाय राम, ये कानपुर वाली बुआ नहीं, मेरी छोटी बहन शालिनी है। ये भी कानपुर में रहती है। सॉरी मम्मी जी, हमने सोचा ये वही वाली बुआ जी है जो आपके साथ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों ने मेरी बहन की क्या हालत कर दी? अमृता तारक से कहती है। आपने इन्हें शालिनी के बारे में नहीं बताया? अरे अमृता, मैं तो शालिनी को पहचान ही नहीं पाया। तुम तो जानती हो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। डॉक्टर से दिखाना था लेकिन डॉक्टर शहर से बाहर गया हुआ है। मैं तो चश्मा ही नहीं लगा रहा। चश्मा लगा था तब तो पता चलता कि ये शालिनी है। इधर वाणी और मुक्ता समझ जाती है कि उन्होंने गलत इंसान से बदला ले लिया है।